एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से कि थोड़ा सा समय के पाबंद बने। 8 बजे मतलब 8 बज के 2 मिनट तक आप लोग ऑनलाइन हो जाया करें। ठीक है। आज सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात राजभाषा में आईटी टूल्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस आईटी टूल की यह खासियत होगी, मतलब मूलतः जो लोग भी राजभाषा की राजभाषा की परीक्षा या फिर कह लीजिए कि जो लोग भी राजभाषा के क्षेत्र में जानना चाहते हैं, उनके साक्षात्कार में अ, राजभाषा और आईटी टूल पर प्रश्न किया जाता है। ठीक है। तो राजभाषा आईटी टूल का मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी। इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं कुछ आउटलाइन बताता जाऊंगा, आउटलाइन बताता जाऊंगा। इसके बाद अगर फिर समय मिला तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, नहीं तो आपको विस्तार से पढ़ना है तो इस विषय में मैं लिंक आपको दे दूंगा। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये चौथा सेशन है हमारा, तो मैं चाहूंगा कि अब जो भी व्यक्ति मेंटली, वह व्यक्ति अपना विवरण दे देगा ग्रुप में। मैं अगली चर्चा में जब हम मिलेंगे तो मैं 2 लोगों का मॉक टेस्ट लेना चाहूंगा, मॉक इंटरव्यू। मैं आप सबका एक दिन कर लेना चाहूंगा। तो ऐसी में आपकी इच्छा होगी। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी की अगर हम बात है, आईटी टूल, कनेक्शन चला गया है शायद। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। नेटवर्क, यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क लॉस्ट हो गया है, वापस आ रहा है। तब तक मैं आपको बताऊं कि अगर हम आईटी टूल की बात करें तो आईटी टूल का मतलब ये होता है कि राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए या हिंदी भाषा के सरकारी कामकाज में कार्यान्वयन के लिए जिन टूल्स की या जिन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे उपकरण आईटी टूल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। जिन उपकरण का मतलब है कि जो भी, अब उपकरण में क्या क्या आ सकता है, राजभाषा टूल की अगर हम बात करें तो उपकरण में क्या क्या आ सकता है बताएं। देखिए, आईटी टूल की अगर बात करते हैं, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जहां बात आएगी, वहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसकी बात आएगी? इंफॉर्मेशन कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी की जब भी बात आएगी तो कंप्यूटर की बात आएगी या फिर कंप्यूटर संबंधित चीजों की बात आएगी। ठीक है। कंप्यूटर संबंधी चीजों की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो चीजें होती है कंप्यूटर में। तो हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। इसी के ऊपर आज की पूरी चर्चा रहेगी कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। इस तरह से हम बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। 1 मिनट रुक जाए जरा, नेटवर्क आ रहा है।
ठीक है, चलिए नेटवर्क आ गया है, आवाज आ रही है ना? आगे है, आवाज आ रही है ना? आगे है, आवाज आ रही है ना? आगे आ रही सर। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर आईटी टूल की आवश्यकता ही क्यों है। हम तो हाथ से भी लिख के काम चला लेते हैं। तो आईटी टूल के बारे में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भारत का संविधान संविधान का अनुच्छेद 343 343 इसके अनुसार संघ की जो राजभाषा होगी, अर्थात भारत की जो राजभाषा होगी, उसकी लिपि देवनागरी में होगी। यह प्रावधान किया गया था। और जब लिपि देवनागरी में होगी तो उसको लिखने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी यांत्रिक अर्थात टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपकरण का मतलब होता है इक्विपमेंट, उसके प्रयोग के संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या, मतलब सन 1990 के 25 मई 1990 को राजभाषा विभाग ने एक पत्र जारी किया था। पत्र मतलब कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसमें राजभाषा विभाग ने यह अनुदेश दिया था कि कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मतलब होता है कंप्यूटर या टेलेक्स हो गया, या फिर यांत्रिक में टाइपराइटर वगैरह। तो जो भी उपकरण खरीदे जाएं, उन उपकरणों में क्या क्या विशेषता हो, कैसा हो, राजभाषा से संबंधित इसका विवरण है। यह तिथि महत्वपूर्ण रहेगी, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। वैसे पीडीएफ देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद आता है दिनांक 30/5/1985 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार। इसके पहले वाला 90 था, ये अब 85 की मैं बात कर रहा हूं। केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालय में जो भी खरीद होगी, किसकी, कंप्यूटर या फिर वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, शब्द संसाधन या शब्द संसाधक, यह जो भी खरीदा जाएगा वह अनिवार्य रूप से द्विभाषी होगा। मतलब कंप्यूटर भी जो खरीदे जाएंगे, कंप्यूटर में द्विभाषी की सुविधा होगी। द्विभाषी मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों के फॉन्ट की सुविधा हो या दोनों के टाइप करने की सुविधा हो। यह 1985 30 मई की घटना है। उसके बाद से फिर धीरे धीरे कंप्यूटर का प्रादुर्भाव हुआ। और कंप्यूटर के प्रादुर्भाव के साथ चूंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर आप राजभाषा के कार्यान्वयन की बात करें तो लोगों का यह कहना है कि मेरा कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा है या मेरे कंप्यूटर में हिंदी की सुविधा नहीं है। इस सुविधा पर तकनीकी जानकार जो भी लोग थे, टेक्निकल एक्सपर्ट जो थे, तो उन लोगों ने बात की। अगर आप यूनिकोड की बात करें तो 1991 में, यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोडिंग। किसी भी कंप्यूटर में पहले क्या होता था, हम कुछ भी टाइप करते थे तो सॉरी, वह दूसरे कंप्यूटर में अगर जाता था तो दूसरे कंप्यूटर में उसे पढ़ने में दिक्कत आती थी जब तक कि उसका सॉफ्टवेयर ना हो। ये हर भाषा में, हिंदी में भी यही दिक्कत आती थी। तो उसके लिए 1991 में यूनिकोड की संकल्पना आई। वैश्विक स्तर पर लोगों ने बैठक की और ये कहा कि अब से जो भी हम कोडिंग करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में कोडिंग ही होता है, वह हम लोग यूनिवर्सल कोडिंग करेंगे ताकि विश्व में कहीं भी बैठा इंसान एक देश में या एक कंप्यूटर में कोड किए हुए चीज को दूसरे कंप्यूटर में देख सके। ठीक है। उसके बाद फिर शुरू हुआ 1995 में। 1995 में इंटरनेट का प्रादुर्भाव हो गया और इंटरनेट के प्रादुर्भाव के साथ ही कंप्यूटर के इंटरनेट पर हिंदी का भी प्रचलन शुरू हुआ। इसके 5 वर्ष बाद सन 2000 में सीडेक संस्थान है पुणे की, जो कंप्यूटर से संबंधित चीजों पर काम करती है, उन्होंने एक एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा लीप ऑफिस। और लीप ऑफिस संभवतः हिंदी में टाइप करने वाला पहला सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया था, सीडेक ने। इसके बाद उसी वर्ष सन 2000 में समाचार पत्रों में भी हिंदी में टंकण की सुविधा उपलब्ध कराई गई कंप्यूटर के माध्यम से। इसके पहले ऑफसेट प्रिंटिंग होती थी, लेकिन अब सन 2000 से कंप्यूटर में भी प्रिंटिंग की सुविधा आ गई हिंदी में। उसी दौरान श्री बालेंद्र शर्मा दाधीच जी आजकल माइक्रोसॉफ्ट के साथ हैं,
उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा गया था माध्यम। तो ये जो माध्यम सॉफ्टवेयर उन्होंने रखा था, माध्यम के माध्यम से हिंदी में देवनागरी लिपि में, पहले और लिपियां आती थी, देवनागरी या फिर यूनिकोड लिपि में टंकण की सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई। फिर सन 2003 में लिनक्स कंप्यूटर होता है, लिनक्स मतलब रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, तो लिनक्स सिस्टम में भी हिंदी में टंकण की सुविधा उपलब्ध हुई। लिनक्स फ्री होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें यह सुविधा आई। फिर सन 2003 में जो दूसरी लिपि आई उसका नाम था श्री लिपि, ये हिंदी का फॉन्ट था। और श्री लिपि के बाद जो तीसरा फॉन्ट आया उसका नाम था अक्षर। ये दोनों हिंदी के फॉन्ट आए और फिर धीरे धीरे विकास शुरू हुआ। इसके बाद सन 2004 में रेड हैट मतलब लिनक्स होता है, लिनक्स में 5 भारतीय भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ और हिंदी के लिए लिनक्स में लोहित फॉन्ट बना। ये ओपन टाइप फॉन्ट है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लोहित बहुत अच्छा फॉन्ट है, आकार भी इसमें बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद सन 2006 में याहू में हिंदी का प्रादुर्भाव शुरू हुआ। उन दिनों गूगल अभी उभरना शुरू किया था, याहू बहुत आगे बढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद सन 2007 में गूगल समाचार आया, गूगल समाचार हिंदी में आना शुरू हुआ। फिर 2010 में टच स्क्रीन कंप्यूटर आए, टच स्क्रीन उपकरण, उसमें हिंदी कीबोर्ड उपलब्ध कराया गया और 2010 में ही भारतीय रुपए का चिन्ह बना और उसे कंप्यूटर में समाहित किया गया। 2010 बहुत महत्वपूर्ण काल रहा है, इसमें अरविंद जी ने लेक्सिकॉन बनाया। लेक्सिकॉन का मतलब है कि अब बृहद शब्दकोश नहीं, भाषा कोश बनाया उन्होंने, और जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, इसके लिए उन्होंने समानांतर कोश बनाया था। बहुत मेहनत किया था उन्होंने, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हमसे भी एक आध बार उस समय बात हुई थी। मैं भी कंप्यूटर सीख रहा था हिंदी को लेकर के, और इंटरनेट पर उन्होंने अपना यह लेक्सिकॉन हिंदी में उपलब्ध करवाया था। इसके बाद 16 जनवरी 2011 में इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे भारत सरकार ने पेटेंट करा लिया और यह कहा कि अब से जो भी कंप्यूटर आएगा उसमें इनबिल्ट यह इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड देना जरूरी रहेगा। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के साथ ही 2 फॉन्ट और आए, चाणक्य और कृति देव। ये जो चाणक्य और कृति देव फॉन्ट आए, ये पूर्णतः हिंदी में टंकण की सुविधा देने वाले आए। कृतिदेव जो फॉन्ट आया, कृतिदेव फॉन्ट के लिए रेमिंगटन कीबोर्ड आता था। रेमिंगटन वो टाइपराइटर रेमिंगटन और गोदरेज का आता था, जिसमें हिंदी टंकण की सुविधा थी। वही सुविधा कृतिदेव फॉन्ट में आपके कंप्यूटर में उपलब्ध करा दी गई। मतलब जहां कृतिदेव का के जगह उसका खड़ी पाई का मात्रा आता है, वह सब इसमें उपलब्ध कराया गया। इसके बाद 14 सितंबर, आपको पता है क्या होता है? 14 सितंबर क्या है? राजभाषा हिंदी के लिए क्या है? हिंदी 14 दिवस सितंबर दिवस है सर। हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 2011 को ट्विटर पर भी हिंदी में सामग्री देने की या फिर टाइपिंग करने की या फिर संदेश देख पाने की सुविधा उपलब्ध हुई। और यहां से आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में हिंदी का प्रभाव हुआ। सन 2012 में फायरफॉक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये क्या है, ब्राउजर टूल माना जाता है इसको। जैसे हम लोग गूगल क्रोम है, उसी तरह फायरफॉक्स है, उसमें भी हिंदी की सुविधा उपलब्ध हुई। और ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन काल था। इसके बाद यह जो यूनिकोड की बात कही जाती है, यूनिकोड का मतलब होता है उसमें कोडिंग करते हैं, और कोडिंग की अगर बात करें 0 और 1 कैरेक्टर इनकोडिंग कहा जाता है इसमें। और 0 1 मतलब 4 ही डिजिट रहेंगे। मान लीजिए आपको क टाइप करना है तो उसके लिए 0101 कुछ इस तरह से कोडिंग की गई, और उसे बाइनरी कोडिंग कहा जाता है। बाइनरी कोडिंग 0 और 1 के आधार पर चलता है। मतलब हर अक्षर के लिए 4 अंक दिए गए, और ये जो यूनिकोड है इसे ही ओपन टाइप फॉन्ट कहा गया। आप लोगों में बहुत कंफ्यूजन होती है, मंगल फॉन्ट
तो आप यह समझ लीजिए कि दो तरह के फॉन्ट होते हैं, एक ओपन होता है, एक ट्रू टाइप होता है। ओपन टाइप फॉन्ट का मतलब होता है कि ये कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में खुल जाएगा, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ट्रू टाइप की अगर बात करें तो ट्रू टाइप फॉन्ट केवल ऐसे कंप्यूटर में ही काम करेंगे जिस कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर मतलब वह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। इसलिए ट्रू टाइप फॉन्ट धीरे धीरे, हालांकि बहुत बने थे, लेकिन धीरे धीरे ऑब्सोलेट होते गए, मतलब अब हटते गए। ज्यादातर लोग यूनिकोड फॉन्ट पर ही आने लगे, और यूनिकोड फॉन्ट में मंगल फॉन्ट बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। मंगल की फैमिली थी, 7-8 फॉन्ट मिला करके, वो मंगल फॉन्ट से फिर राजभाषा विभाग में बोलती मंडल मंगल फॉन्ट, पर ये यूनिकोड फॉन्ट है और ओपन टाइप फॉन्ट है। अब इसके बाद हिंदी ई टूल को थोड़ा और विस्तार दें तो ई टूल का मतलब होता है कंप्यूटर में हमको टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए फॉन्ट तो आपने देख लिया। अब फॉन्ट के बाद फिर कीबोर्ड की बात आती है। तो एक इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड भारत सरकार ने विकसित किया, और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड के बाद फिर जो दूसरी सुविधा आई है वह वॉइस टाइपिंग की सुविधा आई। शुरुआत में गूगल में वॉइस टाइपिंग की सुविधा आई थी, अब यह सुविधा धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड प्रोसेसर में भी दे दिया है और अन्य स्थानों पर भी दे दिया है। इसके बाद फिर टाइप अप करना शुरू कर दिए, तो अब अनुवाद भी मशीन से करवाया जाना शुरू किया, और इसमें मशीनी अनुवाद में फिर शुरू हुआ गूगल अनुवाद। गूगल के बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अनुवाद किया, और अब इन दोनों को मिलाकर के कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अनुवाद करने लगे हैं। सॉफ्टवेयर मतलब वेबसाइट्स हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे भारत सरकार ने टीएम अर्थात ट्रांसलेशन मेमोरी सॉफ्टवेयर विकसित किया। ट्रांसलेशन मेमोरी का मतलब ये होता है कि आप इसमें एक बार कुछ चीज टाइप कर दें तो वह अपनी मेमोरी में अर्थात अपने दिमाग में रखता है, और जब फिर वैसे ही शब्द इसको मिलेंगे, वैसा ही वाक्य मिलेगा, तो हूबहू वही दे देगा। गूगल में भी पहले था गूगल ट्रांसलेट में, पर गूगल ट्रांसलेट ने जितने ट्रांसलेशन टूल है वो हटा दिया बाद में। पहले मुफ्त था, अब शायद ये पेड वर्जन में जा रहा है। भारत सरकार ने कंठस्थ बनाया, फिर कंठस्थ का दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ, कंठस्थ 2। अब कंठस्थ 2 की स्थिति ऐसी है कि भारत सरकार ने ई फाइल के बारे में मैंने एक वीडियो किया, आप देख सकते हैं। नौकरी में लग जाएंगे तब। जैसे भारत सरकार का कहना है कि अब हम लोग पेपर वाला काम नहीं करेंगे, अब जो भी करना है ऑनलाइन ही होगा। फाइलों में प्रोसेसिंग ऑनलाइन होगी, चिट्ठियां ऑनलाइन जाएंगी। तो उसके लिए ई फाइल की सुविधा विकसित की गई भारत सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में, विशेषकर केंद्र सरकार के कार्यालयों में। तो अब कंठस्थ को ई फाइल के साथ जोड़ दिया गया। मतलब अगर ई फाइल में कोई व्यक्ति अंग्रेजी में लिखता है और उसका अनुवाद करना चाहे तो उसका अपने आप अनुवाद हो जाएगा नोटिंग ड्राफ्टिंग के समय। और यह जो सुविधा आई है अभूतपूर्व सुविधा है। राजभाषा के कार्यान्वयन में बहुत बड़ा अड़चन यह होता था कि कार्मिक कहते थे कि नहीं जी मैं तो हिंदी लिख नहीं पाता हूँ, तो आपको कुछ करना है, आप अंग्रेजी में टाइप करिए और उसको वही ट्रांसलेट का विकल्प है, मैं वीडियो 1-2 दिन में अपलोड करूंगा। उस विकल्प में आप जाइए, क्लिक करिए, अपने आप आपका वाक्य ट्रांसलेट हो जाएगा, कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। अब अनुवाद सीखने के लिए भारत सरकार की सीटीबी सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है, इन्होंने कुछ वीडियो और कुछ लेसन डाल रखा है अपने वेबसाइट पर ई लर्निंग के माध्यम से। यह आपको अनुवाद सिखाने के काम में इन्होंने लिया है। इसके बाद भारत सरकार ने 2 और विकल्प विकसित किया है, भाषिणी और अनुवादिनी। इसका अभी G20 सम्मेलन था, उसमें इसका उद्घाटन करके दिखाया गया है। भाषणी और अनुवादनी में एक तो आप बोलेंगे, बोल करके अनुवाद करने का गूगल माइक्रोसॉफ्ट में था, भारत सरकार ने भाषणी में भी जोड़ दिया कि आप बोलिए और अनुवाद करेगा। इसका मतलब है कि कोई भी दूसरी भाषा का व्यक्ति चाहे तो आपस में इसमें वार्तालाप कर सकता है। और अनुवादिनी में भी आपको बहुत सारा विकल्प दिया गया है, जो गूगल देता था वह विकल्प अब भाषणी और अनुवादनी में भी दे दिया गया, और भारत सरकार का है, इसलिए इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इन सब के लिंक बाद में मैं आप लोगों को दे दूंगा आपकी मांग के अनुसार। इसके बाद है, अब यह तो हो गया जो हिंदी जानते हैं। जो हिंदी नहीं जानते उनके लिए हिंदी स्वयं शिक्षण योजना विकसित की गई।
और उसमें दो तरह के टूल दिए गए, पहला लीला राजभाषा और लीला प्रवाह। मतलब जो लोग राजभाषा हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी भाषी नहीं है, उनके लिए ऑडियो वीडियो के माध्यम से ये दो पैकेज बनाया गया। राजभाषा के वेबसाइट पर है, उस पर जाकर के ऑडियो वीडियो के माध्यम से, कुछ पाठ के माध्यम से सरकारी कर्मचारी सीखते हैं, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब सीख तो लिया, सीखने के बाद अब हमें जब अनुवाद करना है या ऑनलाइन कुछ शब्द प्रयोग करना है, तो इसमें हमें अब शब्दकोश की आवश्यकता पड़ी। तो शब्द के कोश के लिए ई महाशब्दकोश बनाया था भारत सरकार ने, और यह राजभाषा के वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके अलावा इन्होंने एक वेबसाइट भी उपलब्ध करा दिया है, शब्द डॉट, शब्द मैं बता दूंगा, शब्द डॉट क्या है, उसमें कुछ वेबसाइट है, मैं दिखा दूंगा, मेरे ब्लॉग पे पड़ा हुआ है। तो उसमें आप एक शब्द डालिए, उसका आपको अर्थ मिलेगा विभिन्न भाषाओं के अंदर। कन्वर्टर, जैसे पहले लोगों ने लिनक्स ये यूनिक में या अन्य फॉन्ट में टाइप करके रखा था, तो फॉन्ट को मंगल या फिर ट्रू टाइप फॉन्ट में और ट्रू टाइप फॉन्ट से यूनिकोड फॉन्ट में परिवर्तन करने की सुविधा के लिए फॉन्ट परिवर्तक सॉफ्टवेयर बनाए गए। अब ये जो सॉफ्टवेयर संस्थाएं हैं, इनका ILDC.in, उसके बाद CDAC का नाम आता है। CDAC के बाद जो अगला नाम आता है वह है भाषा इंडिया। भाषा इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट के पास है और माइक्रोसॉफ्ट इसका संचालन करती है, और विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। ये है आज की ई टूल्स के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। अब आ जाते हैं हम लोग, हाँ कोई बोल रहा है, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करिएगा। बोलिए, कोई बोल रहा था कुछ? ठीक है, यहाँ 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 तक मैंने जो जानकारी ली, उसके बारे में किसी की कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, हाँ सर ये पीडीएफ कहाँ डाला जाएगा जो तो मिल जाए? आपको राजेश सर को फोन कर लीजिएगा, आपको बता देंगे, दे देंगे। ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आज की जो चर्चा है हिंदी ई टूल्स, इससे प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए अभी जितना मैंने बताया वह मोर देन सफिशिएंट है। अगर इसके बारे में आपको और अध्ययन करना है तो राजभाषा.nic.in पर जाकर के आप इसकी पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, अलग अलग लिंक में जाकर के। और नहीं तो फिर कभी आप कहेंगे तो मैं लिंक आपको आपका जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? नहीं, तो मैं सत्र समापन की ओर बढ़ रहा हूं। अगर आप में से, फिर से मैं दोहराऊंगा कि अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी मॉक ड्रिल करना चाहता है इसके लिए, तो मुझे बता देगा। जब आपकी तैयारी होगी, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल मैं यात्रा या मंगलवार को, तो हम एक मॉक इंटरव्यू आपका करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमने 4 अध्याय कर लिया। बचे हुए 2-3 अध्याय हैं जिसमें राजभाषा नियम अधिनियम की बात करूंगा, उसके बाद संसदीय समिति की बात करूंगा। एक क्लास पूरी की पूरी संसदीय समिति की बात होगी, और उसके बाद वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा के लक्ष्य। ये 4 आपकी 4 ये क्लासेस और रह जाएंगी जिसमें मैं बाकी चीजों को कवर अप करूंगा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, जो मिस किए हैं राजेश जी से इसका वीडियो लिंक मांग सकते हैं ताकि आप वहां जाकर के इसको देख सकें।
फिर आज की चर्चा को हम यही विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। पुनः पूछता हूं मैं, अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। जो लोग लेट से आए हैं, अगर उनका कोई प्रश्न बताएं। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। सर आज की क्लास के नहीं, पिछली क्लास का है। नहीं समझ पाया, फिर से बोलिए। पिछला जो क्लास हुआ था सर हमारा, उससे है। पिछले, हाँ वो ESIC EPFO का सत्र चल रहा है ना अभी, हाँ हाँ। तो उसी सत्र का ये चौथा सत्र था। मैंने कहा था आप लोगों को मैं 8 सत्र आपको दूंगा, जिसमें मैं जानकारी दूंगा और फिर मॉक टेस्ट की शुरुआत करूंगा मैं। मतलब मॉक इंटरव्यू आपका 2-3 मॉक इंटरव्यू हर व्यक्ति का प्रतिदिन 2 लोगों का करूंगा। अभी जैसे फिर बीच में दीपक सर भी आएंगे, दीपक सर भी आप लोगों से चर्चा करेंगे, या दीपक सर की जो अन्य क्लास होगी उसमें मैं जुड़ने के लिए आपको कहूंगा कि वहां से जाइए। ठीक है।